नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तो इस टाइम बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, इजराइल और हमास का। अभी उसमें एक छोटा सा इशू और क्रिएट हो गया है। कतर ने भारत के 8 एक्स नेवी सर्विसमैन को मौत की सज़ा सुना दी है। जी हाँ, ये खबर आप लोगों ने आई बिलीव अखबारों में शायद पढ़ी होगी या सोशल मीडिया पे देखी होगी। तो ये 8 सर्विसमैन को पिछले साल इन्होंने पकड़ा था और इन पे केस चल रहा था। ये वहाँ पे एक अलदारा नाम की कंपनी में जॉब करते थे। अलदारा एक इंजीनियरिंग कंपनी थी जहाँ पे शिप वगैरह बनते थे। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उसमें 9 लोग पकड़े गए थे। 8 लोग थे ये इंडियन जो रिटायर्ड हमारी नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और एक था कंपनी का ओनर जो खुद कतर का ही नेशनल है, वहीं का सिटीज़न है। पर इंटरेस्टिंगली 2-3 महीने बाद उसको रिलीज़ कर दिया गया और इन 8 को पकड़े रखा। और पिछले 6 से 8 महीने से भारत सरकार उनसे प्रूफ मांग रही है कि आप मतलब क्या चार्जेस क्या हैं, अभी तक वो भी नहीं बताए गए। कॉन्सुलर एक्सेस उनको मिला था, 2 बारी मिला था, 2 बारी मिलने का मौका दिया गया। एक बारी अथॉरिटी के सामने उन 8 नेवी सर्विसमैन ने अपनी फैमिली से बात भी की फ़ोन पे, आई थिंक वीडियो कॉल पे किया था आई बिलीव, जो सुनने में आया है। तो अब जाके 2-3 दिन पहले कोर्ट ने वहाँ पे सज़ा सुनाई है कि इनको मौत की सज़ा दी जाए। अब जो उड़ती उड़ती खबर है वो ये है कि ये सज़ा इसलिए सुनाई गई है, मौत की सज़ा, इतनी हार्श पनिशमेंट, कि भी उनके ऊपर एस्पिनोज का जासूसी करने का आरोप लगा है कि ये वहाँ की खबरें इज़राइल की आर्मी को दे रहे थे। राइट। अब ये अगेन ये भी ऑफिशियल नहीं है, बिकॉज अभी तक वो चार्जशीट भी इंडियन को नहीं दी गई है। उसके हिसाब से तो जाके वो कुछ लीगल स्टेप उठाएंगे ना। और आई थिंक 7 या 8 दिन और बचे हैं, जिससे उसके बाद उनको फांसी दे दी जाएगी। एटलीस्ट डेट तो यही कहती है दोस्तों। अब ज़रा एक स्टेप पीछे लेते हैं, भारत और कतर के रिश्तों को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। भारत और कतर के रिश्ते काफ़ी हद तक अच्छे रहे हैं, स्टेबल रहे हैं। कतर में भारत के अराउंड 7 लाख लोग तो काम करते हैं, और कतर हमारी 40% LNG गैस की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करता आया है। राइट। अभी कतर के प्राइम मिनिस्टर जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो 2014 या 15 में इंडिया में भी आए थे, मोदी जी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। और हमारे उससे पहले भी कतर से हमारे काफ़ी सॉलिड रिलेशनशिप रहे हैं, कभी कोई कन्फ्लिक्ट आया नहीं आज तक। अब ऐसे में जब ये इज़राइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है, इसके अपने अलग से चैलेंजेज हैं हमारे ऊपर। इंडिया किसकी साइड लेगा, किसकी तरफ क्या बोलेगा, पूरे वर्ल्ड को इसने बाइंड में डाल रखा है। दुनिया 2 हिस्सों में बट सी गई है। ऐसे में अभी एक और मिडिल ईस्ट में ये एक फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा चैलेंज मोदी सरकार के सामने आया है। सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने एक्स सर्विसमैन को सेफली वापस लाएं। राइट। उसके लिए भारत, आई एम श्योर कि अभी कल परसों ही ये जयशंकर जी उन सिपाहियों की फैमिली से मिले भी थे। उन्होंने उनको पूरा एश्योरेंस दिया कि भारत सब कुछ करेगा अपनी कैपेसिटी के अंदर। तो आई थिंक यहाँ पे सोल्यूशन तो यही है कि भारत USA के थ्रू और सऊदी अरबिया के थ्रू थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे के अंदर उनसे बात बनवाए। राइट। USA से कतर के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो कतर में हालांकि एंटी इंडियन बातें बहुत बारी होती रहती हैं, बट इंडिया छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करता रहता है, बिकॉज कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप है, छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी। बट ये जो फैसला आया है 8 एक्स सर्विसमैन को फांसी की सज़ा देना, ये आई थिंक दोस्तों मेरे ख्याल से ये ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है अगर ये फैसला टर्न नहीं किया जाता है। हालांकि इंडिया के पास एक ऑप्शन ये भी है डिप्लोमेटिक लीगल वे के अंदर। भारत और कतर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 2015 में पैक्ट हुआ था, जिसमें एक प्रोविज़न है कि अगर एक दूसरे के देश में अगर कतर में हमारा कोई अपराधी, कोई आदमी पकड़ा जाता है, अगर भारतीय नागरिक कतर में पकड़ा जाता है, तो वो अपनी सज़ा यहाँ पे काट लेगा, उनको वो सिपाही वापस करना पड़ेगा हमको। राइट। तो उनको वापस करना पड़ेगा वो सिपाही। और ऐसे ही अगर कतर का कोई नागरिक इंडिया में है और इंडियन कोर्ट उसको सज़ा देती है, तो अगर वो उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो रेज करता है कतर, तो हमें वो उस सिटीज़न को कतर को वापस सौंपना पड़ेगा। तो आई थिंक ये भी एक ऑप्शन हो सकता है इंडिया के लिए। हालांकि डिप्लोमेटिक जितनी भी एफर्ट लगाई जा रही हैं वो बैकेंड पे लगाई जा रही हैं, और अभी तक मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स अभी तक कोई आया उनकी तरफ से।
तो भारत सरकार ने तो लिटरली, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम तो शॉक्ड हैं कि ये ऐसे कैसे फैसला दे दिया आपने। लिटरली उनकी यही प्रेस रिलीज में जारी हुआ था, वी आर शॉक्ड टू सी द सेंटेंस, जो मौत की सज़ा सुनाई गई है, राइट। और खासकर उसमें अल दारा जिस कंपनी में काम करते थे, रातों रात उसकी वेबसाइट बदल दी गई। वो पहले शिपिंग में काम करते थे, वो अचानक उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वेबसाइट बना दी कि हम तो ये काम करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो फिशी है दोस्तों यहाँ पे, जो कतर बताना भी नहीं चाह रहा, कतर रिवील भी नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बात है इज़राइल के साथ मिलके स्पाइंग करने का, तो दोस्तों कहाँ इज़राइल कहाँ कतर। इज़राइल के सारी टेक्नोलॉजी, सारे वेपन्स कतर से तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं। कतर कहीं स्टैंड भी नहीं करता उसके आगे। तो कतर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इज़राइल को बताया जाए और इज़राइल उससे टेक्नोलॉजी वाइज कुछ फ़ायदा उठा ले। उल्टा हो सकता है, उल्टा पॉसिबल है, बट कतर से ऐसा कुछ नहीं जो इज़राइल को बेनिफिट होगा टेक्नोलॉजी को चुरा के। तो ये एक बड़ा टेस्ट होने वाला है मोदी की फॉरेन पॉलिसी का, बिकॉज ये तो मानना पड़ेगा पिछले 9 साल में मिडल ईस्ट में जो मोदी सरकार ने अपने पाँव गाड़े हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया है, और उसको सिर्फ बाइलेटरल तक नहीं रखा है, उसको वाइडर एक स्पेक्ट्रम में उसको स्ट्रेंथ दी है। जैसे I2U2 मैंने बताया था, I2U2 इज़राइल, इंडिया, USA एंड UAE, ये ग्रुपिंग बनाई थी जिसमें मिडल ईस्ट भी शामिल होता है। फिर सऊदी अरबिया से हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, ओमान से, कतर से, बहरीन से, ईरान से हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं थ्रू आउट। एक्सेप्ट पाकिस्तान, हमारे हर मुस्लिम कंट्री से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, पाकिस्तान और तुर्की। हालांकि तुर्की से हमारे उतनी तीखे संबंध नहीं है जितने तलखी वाले जितने पाकिस्तान के साथ हैं, बट तुर्की के साथ भी हम ट्राई करते हैं अच्छा रिलेशनशिप बनाने की ट्राई करें। हालांकि तुर्की का जो एर्दोगान है प्रेसिडेंट, वो एंटी इंडिया बैन कभी ना कभी देता रहता है, हालांकि अभी उसने थोड़ा सा टोन डाउन किया भी है। तो मिडल ईस्ट में इतने अच्छे रिलेशनशिप बनाए हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे डेवलप किया है रिलेशनशिप को, राइट। उसको बायलेटरल से उठा के मल्टीलेटरल में लेके गया है मोदी सरकार। तो ये उसकी बड़ी एक कॉर्नरस्टोन, बहुत ही बड़ी जीत रही है। अब ऐसे में ये जो एक इरिटेंट्स आया है, राइट, ये एक बड़ा नेल हो सकता है उस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर। क्योंकि अगर ये फांसी प्रोसीड होती है दोस्तों, तो फिर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो कतर से सब कुछ सारे रिलेशनशिप ब्रेक कर दे। बिकॉज कतर कहीं ना कहीं बाकी मिडल ईस्ट कंट्री से अलग चलता आया है। जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था तब भी कतर ही था जिसने सबसे ज़्यादा हल्ला मचाया था, बाकी कंट्री ने कुछ नहीं बोला था इतना। और जब कतर ने हो हल्ला मचाया, ड्रामा किया, तो फिर बाकी कंट्री को भी थोड़ा बहुत बयान देना पड़ा था। तो कतर कहीं ना कहीं एक कट्टरतावाद का सबसे बड़ा सेंटर भी रहा है। अभी हमास में जितना पैसा जा रहा है, कतर, ईरान और कतर, ये दोनों हमास को पैसा भेजते रहे हैं, सीरिया को पैसा भेजते रहे हैं लोग। तो दोस्तों ये एक, मैं मानता हूँ कि एक डेलिकेट बैलेंसिंग करना पड़ेगा जयशंकर जी को और मोदी सरकार को, राइट, कि भाई रिलेशनशिप भी ख़राब ना हो, हमारे सिपाही भी सही सलामत घर पे आ जाएं, एक्स सर्विसमैन आई वुड लाइक टू से। तो अब देखते हैं कि फिंगर क्रॉस्ड हैं, मेरी प्रेयर्स हैं इन एक्स सर्विसमैन के साथ, इनकी फैमिली के साथ। फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, रिलेशनशिप ख़राब होते हों बट इनको पहले घर सेफली लाया जाए, राइट। अदरवाइज़ अगर बेस्ट रहेगा कि बिना रिलेशनशिप ख़राब किए, और मुझे लगता है कि यूएसए से डिप्लोमेसी चल रही होगी बैक एंड पे, यूएसए का बहुत इन्फ्लुएंस है कतर के ऊपर। ये चीज़ आई थिंक यूएसए उनको मना लेगा, राइट। तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इशू आएगा, बट फिर भी जब तक ये सही सलामत घर नहीं पहुंच जाते, थोड़ा सा तो आई थिंक डरना बनता है हमारा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, थैंक यू।